वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी पे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोशिश यही रहेगी कि रोज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, ताकि जब तक एग्जाम होता है एटलीस्ट अगर आप उन्हें भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। और रोज कोशिश करिएगा कि आप एक रूटीन बनाएं कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, What should a teacher tell her students to encourage them to do task with intrinsic motivation? देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये जज कर ले कि भैया पूछा क्या है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक टास्क को करने के लिए, इंट्रिंसिक होता है जो आप अपने आप मोटिवेट हो जाए ना किसी चीज को करने के लिए कि हाँ मुझे करनी है, उसके लिए टीचर बच्चों को कैसे एनकरेज कर सकता है। कहीं ना कहीं बच्चा अंदर से मोटिवेट हो टास्क को करने के लिए। तो क्वेश्चन में अब ऑप्शंस देख लेते हैं। कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टीचर ये कहेगी कि इसको जल्दी पूरा करो इससे पहले कि दूसरा कर ले। Why can't you be like him? See, he has done it perfectly. टीचर ये कहेगी तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, कि इसने बिल्कुल परफेक्टली किया। देखिए पहले वाले में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दूसरा करे उससे पहले आप खत्म कर दो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने कहा कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने कितना परफेक्टली किया है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन और कंपटीशन आ गया। हमने पिछली वीडियो में यही बात की थी, जहां कंपैरिजन आ जाता है, जहां कंपटीशन आ जाता है, वहां बच्चा अपने आप को कम आंकने लगता है या फिर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकता है। सी पढ़ते हैं, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी। अब यहाँ पर मैम कह रही हैं कि भैया आप टास्क को जल्दी से खत्म कर दो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ये एक तरीके का रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है कि अगर तुमने जल्दी खत्म किया तो टॉफी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। डी ऑप्शन, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। टीचर कह रही है इसको कोशिश करो आप करने की, आप कर पाओगे, आप सीख पाओगे। तो देखिए चार ऑप्शंस है। किसी में लालच दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, किसी में कंपैरिजन किया जा रहा है, और बी ऑप्शन में कंपैरिजन है, ए में कंपटीशन है और सी में रीइंफोर्समेंट है। मोटिवेशन किस में है, जहां एक टीचर बच्चे को एनकरेज कर रहा है, कह रहा है हमें पता है आप कर सकते हो, आप कोशिश करो और आप कर लोगे, है ना। तो हम बच्चे को मोटिवेट कब कर सकते हैं, जब हम उसे पॉजिटिवली एनकरेज करेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो आंसर विल बी डी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स, फिर से वही वाला क्वेश्चन जो था, एक अलग लैंग्वेज चेंज कर दी है ना। वहां पर उन्होंने बोला कि टीचर ऐसा क्या बोले, यहाँ पर उन्होंने कुछ और उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दी और थोड़े से ऑप्शन उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो कह रहे भैया टीचर जो है वो एनकरेज कैसे करे स्टूडेंट्स को टू बी इंटेंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग। बच्चा लर्निंग के प्रति कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट हो, इसके लिए टीचर कैसे एनकरेज करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर। भाई अब जहां एंजाइटी और फियर आ गया, जहां डर आ गया, वहां मोटिवेशन कहाँ से आएगा। आप सबने 3 इडियट देखी होगी, बहुत बहुत ही कहते हैं ना मोटिवेटेड और एनकरेजिंग मूवी है। उसमें हमने देखा था कि उसमें जब डर आया, एंजाइटी आई, तो कोई गलत कदम उठाया गया, है ना। तो बच्चा मोटिवेशन डर से या एंजाइटी से नहीं ले सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहीं पे, हम उसको क्या करेंगे, वाइप आउट बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट। आप यहाँ पर फिर से वही कंपटीशन की भावना अगर बच्चे के अंदर डाल रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है, वो डर जाता है। by supporting them in setting individual goals and their mastery। यहाँ पर अगर हम उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, भैया उनका क्या गोल है, वो किस तरीके से किसी चीज को अचीव कर सकते हैं, उनमें उनकी हेल्प करते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं और काम को खुशी से करेंगे। बाय ऑफरिंग टैंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफीज, ये रीइंफोर्समेंट, देखिए दोनों क्वेश्चन को अगर आप रिजेंबल करेंगे ना तो लैंग्वेज का फर्क था, लेकिन आंसर्स के जो ऑप्शंस हैं वो सब एक ही चीज बता रहे हैं, है ना। कहाँ कंपैरिजन में क्या हुआ, कंपटीशन में क्या होता है, आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स, और आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an elementary classroom an effective teacher should aim at the students to be motivated। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है ना। आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, या एक टीचर क्लास में क्या कर सकता है कि बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करे कि वो खुद से आगे आए, वो खुद से लर्निंग करे, है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट्री क्लासरूम में an effective teacher should aim at the students to be motivated। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट्री क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर जो है उसका मेन एम क्या होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। तो देखिए अभी तक हम तीन चीजें पढ़ते आए, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो वो चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बच्चा जब तक अंदर से मोटिवेट ना हो, और उसके लिए वो बच्चे को हमें सपोर्ट करना पड़ता है, हमें बच्चे को लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना पड़ता है ना। तो पहला ऑप्शन कहता है टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। वो उनको हम इतना क्यूरियस बनाए पढ़ने के लिए कि उन्हें लर्निंग करना अच्छा लगे, नई नई चीजें वो अपने लिए सीखें, ठीक है। टू रेट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल, उनको इस तरीके से मेमोराइज करने में हम हेल्प करें कि वो अच्छे से रिकॉल कर सकें, कहीं ना कहीं रोट लर्निंग हो गई। by using punitive measures so that they respect the teacher। अब punitive measures बेसिकली punitive आता है जब आप किसी को कोई दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो आप किसी को पनिशमेंट देकर या डरा धमका कर अगर कुछ पढ़ाना चाहेंगे या ये कहेंगे भैया हमारी रिस्पेक्ट करो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं होती। to perform so that they get good marks in the end of the year examination। आपको उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं इफेक्टिव टीचिंग का एम ये रहेगा कि हम ऐसा करें, ऐसा परफॉर्म करवाएं बच्चों से कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स ले आए। सी मार्क्स जो है वो सिर्फ एक मापदंड हो सकता है। कई बार होता है बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी लर्निंग उसने की है, पर लिखते वक्त वो शायद कुछ कमियां रह गई, तो मार्क्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया, है ना। तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन क्या जाता है हमारा फर्स्ट, जहां बच्चा खुशी से क्यूरियोसिटी के साथ सीखे, तो आवर ऑप्शन विल बी ए। Next question, according to NCF 2005, the role of teacher has to be। यहाँ पर एक चीज शेयर करूंगी, एनसीएफ 2005, आप हमेशा एनसीएफ जब भी बात आती है, एनसीएफ पे क्वेश्चन 100% आपका आता है, और एनसीएफ में ना कुछ लिमिटेड ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। एनसीएफ के एक टीचर के रोल के बारे में क्या कहता है, एक बच्चे की लर्निंग को लेकर क्या कहता है। देखिए एक बच्चे का जो रोल है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, उसकी हम जब पढ़ाते हैं तो हमारी अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हम अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते, अथॉरिटेटिव होता है जहां हमारी अथॉरिटी चले कि भैया हम अपना बल चला रहे हैं, ठीक है। हमेशा एक टीचर जो है वो एक फ्रेंड फिलोसफर हो सकता है, एक फैसिलिटेटर हो सकता है, एक हेल्पर हो सकता है, बट अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एनसीएफ 2005 हमेशा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ही फोकस करता है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। जब भी बच्चों को पढ़ाए तो एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाए, एक्टिविटी से जोड़ के पढ़ाए, इंक्लूसिव एजुकेशन दे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन दे। ये पॉइंट्स आपको, आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक लीजिए, सिंपल से 5 से 6 पॉइंट्स है, बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, उन 5 से 6 पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, और अगर आप उन्हें दिन में एक बार भी देख लेते हैं ना तो आपको याद हो जाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि बहुत इजी है, और ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे साथ होनी चाहिए थी जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ द टीचर हैज टू बी, टीचर कैसा होना चाहिए, अभी हमने समझाया तो उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटेटिव तो नहीं होना चाहिए,
है ना। अगर टीचर की ही अथॉरिटी होगी तो बच्चे जो है वो टीचर के साथ क्या नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं टीचर के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, अपने पॉइंट्स अपने इमोशंस टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। वो डिक्टोरियल भी नहीं होने चाहिए, परमिसिव भी नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटिव। अ टीचर शुड बी फैसिलिटेटिव, सो योर आंसर विल बी डी। जेंडर, अब जेंडर क्या है, देखिए जेंडर जो है हम लोगों के यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्ट है, लड़के ये चीज करेंगे लड़कियां ये करेंगी, जो भारी भरकम चीजें हैं वो सिर्फ लड़के उठा सकते हैं, लड़कियां नहीं उठा सकती। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी क्षमताएं जो है वो लड़कों के पास है, लड़कियों के पास नहीं है, ये सब होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इन ये जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं भैया जेंडर क्या है, क्या जेंडर एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जेंडर एक बायोलॉजिकल एंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बायोलॉजिकल नहीं है और हमारी सोसाइटी से बने हुए, तो देखिए बहुत क्लियर हो गया यहाँ पे आपके लिए, बहुत आसान हो गया भाई, ये हमारे पास बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारा सी भी नहीं हो सकता, आंसर विल बी डी, सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर किसने बनाया है, सोसाइटी के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, उनके द्वारा बनाए गए मापदंड है जिन पर सारी चीजें बनाई गई हैं, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। Next question. Having a diverse classroom with children from varied social, economic, and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is. अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आपके पास एक क्लासरूम है जो कि एक डाइवर्स क्लासरूम है, हमने कल भी डाइवर्सिटी की बात की थी, ठीक है। डाइवर्स क्लासरूम है जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड के हमारे पास बच्चे हैं, तो जिसकी वजह से जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत एनरिच हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कंफ्यूज द चिल्ड्रन एज दे मे फील लॉस्ट। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज फील करेंगे और क्लास में कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस्ट फील करेंगे। सही इसलिए है क्योंकि चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। अब वो कह रहे हैं कि सही इसलिए है क्योंकि जब एक डाइवर्स क्लासरूम है, आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है, तो आपके पास बहुत स्कोप है चीजों को सीखने का, है ना। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ये इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि आपकी क्लास को हायरार्किकल बना देता है। इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन, और इनकरेक्ट है क्योंकि ये अननेसेसरी कंपटीशन लाता है। तो देखिए जहां भी डाइवर्स क्लासरूम की बात आती है ना, वहां पर नेगेटिव को आप अपने आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव आंसर वहां नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर पहले तो आप क्या करेंगे, उन दोनों ऑप्शंस को वाइप आउट कर दीजिए जो कि नेगेटिव थे। अब बचे दो जो कि पॉजिटिव है। अब पहला कहता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि उससे क्या होगा, आप अपने पीयर्स के साथ बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं, है ना। और दूसरा कहता है कि वो क्लास को कहीं ना कहीं हायरार्किकल बना देगा। तो देखिए लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो देखिए जब हम डाइवर्स क्लासरूम की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट वो होता है जो डाइवर्स हो, और वहां पर सबसे ज्यादा स्कोप होता है लर्निंग का, क्योंकि वहां पे आप बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखते हैं। एक अपनी लैंग्वेज में आप जो सीखेंगे वही आप दूसरे की लैंग्वेज और उसके कल्चर को भी जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी बी, so the answer will be B. Now next question. Now next question. Research suggests that in a diverse classroom, a teacher's expectations from her students dash their learning. देखिए अब ये कह रहे हैं, रिसर्च ये कहती है कि अगर एक डाइवर्स क्लासरूम है तो वहां पर जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती है ना बच्चों से, अब वो क्या करती है लर्निंग में। देखिए टीचर जब बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करता है तो आप हमेशा देखिए अगर टीचर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ना तो बच्चा कोशिश करता है कि मैं उस पर खरा उतरूं। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर टीचर किसी बच्चे से कुछ पॉजिटिवली एक्सपेक्टेशंस रखता है कि हाँ ये कर सकता है, उसे मोटिवेट करता है और बच्चा उन्हें कहीं ना कहीं लेट गो कर दे, नहीं। बच्चा जो है पेरेंट्स के पास सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो अपने आसपास और टीचर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग, are the sole determinant of their learning, should not be correlated with their learning, do not have any effect.
अब देखिए, जब यहाँ पर बात हो रही है डाइवर्स क्लासरूम की और टीचर के एक्सपेक्टेशंस की, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है शुड नॉट बी को रिलेटेड विद देयर लर्निंग, तो वाइप आउट, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, वाइप आउट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि अगर टीचर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, डाइवर्स क्लासरूम है, मोटिवेटेड क्लासरूम है, और उसका कोई इफेक्ट बच्चे पे की लर्निंग पे ना आए, या फिर वो कहीं ना कहीं को रिलेट ना कर पाए। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो चले गए, बचे दो। ठीक है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग आर द सोल डिटरमिनेंट ऑफ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ए, कि जब डाइवर्स क्लासरूम होता है और टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट से, तो उसका एक सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चे की लर्निंग पर पड़ता है। सो योर आंसर विल बी ए। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए, आप सबने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी है। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली क्या कहती है कि हम किसी को अलग नहीं कर सकते, है ना। अब ऐसा आप खुद सोच के देखिए, सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं क्लास में और सडनली टीचर आपको कहे कि भैया तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारे ग्रेड सबसे कम आते हैं, और आपको क्लास से बाहर निकाल दे या क्लास में लास्ट में बिठा दे, तो आप कैसा फील करेंगे? लेफ्ट बिहाइंड, है ना। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो सबसे अलग कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। तो उसी तरीके से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं विद डिसेबिलिटीज या स्पेशल नीड्स, जिनको कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। इसीलिए इसीलिए स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये कहते हैं कि इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इस चार में से आपको क्या लगता है क्या करेक्ट हो सकता है? इज एन अनरियलिस्टिक गोल। क्या ये एक अनरियलिस्टिक गोल है कि अगर आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं तो वो लेवल अचीव नहीं कर सकते, तो ये अनरियलिस्टिक है? बी ऑप्शन, इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज। C, will increase the burden on schools. D, requires a change in attitude, content and approach to teaching. देखिए, जब इंक्लूसिव एजुकेशन आएगी, ठीक है, और क्लास में हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है, और जब आपको पढ़ाना है तो आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप एक ही अप्रोच को लेकर पढ़ाएं। जब एक डाइवर्स क्लासरूम है तभी आपको ये देखना होता है कि हर बच्चा सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है? रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, इंक्लूजन होता है, तो वहां पर हमें एक नई अप्रोच के साथ काम करना होता है। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cater to individual differences in his classroom, a teacher should। अब देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लासरूम में, और उन्हें केटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, segregate and label children based on their marks, engage in a dialogue with students and value their perspectives, impose strict rules upon his students। अब देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, एक बच्चा मेरी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है और दूसरा मेरी क्लास में एवरेज है और तीसरा बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है, तो क्या मैं तीनों बच्चों को एक ही स्ट्रैटेजी से पढ़ा सकती हूँ? मैं पढ़ा भी दूंगी, तो क्या उन तीनों के लिए वो क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को, एक एवरेज चाइल्ड को और बिलो एवरेज चाइल्ड को हेल्प करे? नहीं हो सकता, है ना। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल और हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, तो हर एक का पेस ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड वे लेकर चलें असेसमेंट को लेकर, जब आपको पता है कि एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है और जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं अगर उसने उसमें पहले से भी कुछ बेहतर किया है, तो वहां आपका जो असेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है पहले ये बिल्कुल ही नहीं करते थे और अब इतना तो किया। तो ये फर्क होता है। तो पहला ऑप्शन हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ असेसमेंट विल बी रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। सी, सबसे गलत चीज है कि जब आप बच्चों को लेबल कर दें, सेग्रीगेट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, तो वो सबसे गलत होता है। कहीं ना कहीं वो बच्चे में हीन भावना पैदा कर देता है।
एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। देखिए, अगर हम बच्चे के साथ बात करते हैं, किसी भी तरीके की उसको प्रॉब्लम है उसे समझने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को तवज्जो देते हैं ना, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है। इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चे के ऊपर कुछ सख्त नियम लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर विल बी सी, क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव आंसर हमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर विल बी सी। असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। अब देखिए, असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट होता है बच्चों को आप जज कर रहे हैं, जब आप बच्चों को कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि उनकी लर्निंग क्या है, उनका इवेल्युएशन क्या रहा, वो असेसमेंट में आता है। तो ये कहते हैं असेसमेंट पर्पसफुल कब हो सकता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, comparative evaluations are made of differentiate between the students achievement। अब कंपैरेटिव इवेल्युएशन जो है, कंपैरेटिव इवेल्युएशन जब आप करते हैं, आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये कह रहे हैं कंपैरेटिव इवेल्युएशन से क्या होगा, आप बच्चों की जो अचीवमेंट है उसमें डिफरेंशिएट, अंतर कर पाएंगे। इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। या फिर असेसमेंट जो पर्पसफुल इसलिए है क्योंकि वो एक फीडबैक की तरह काम करता है, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जरूरी है। इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसे सिर्फ साल के अंत में करना चाहिए। इट इंक्लूड्स फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। ये बच्चों के अंदर डर और स्ट्रेस पैदा करने के लिए है। तो देखिए, सबसे सबसे सटीक जो एक पॉइंट, एक आंसर है ना, वो आपको नजर आ चुका होगा अब तक, जहां असेसमेंट आ जाता है। अब अगर साल के अंत में असेसमेंट होगा तो पूरे साल हम बच्चे को जज ही नहीं कर रहे हैं, साल के अंत में हम उसको इवेलुएट जज करके अपनी राय देंगे, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपकी क्लास में एक बच्चा पूरे साल आ रहा है, पूरे साल दिन प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ नया सीखता है और उस पर काम करता है। तो साल के अंत में उसे जज करना तो गलत हो गया ना। बच्चे में डर पैदा करने के लिए, स्ट्रेस पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे को आप इवेलुएट करना चाहते हैं तो उसको फ्री माइंड से इवेलुएट करना हो बहुत जरूरी है, जहां बच्चा जो है वो पूरी लगन के साथ पढ़ पाए, समझ पाए, सीख पाए। इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द टीचर्स। ये जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं असेसमेंट एक फीडबैक का काम करता है दोनों के लिए। देखिए, अगर एज अ टीचर मैं बच्चे का असेसमेंट करती हूँ, बच्चे को इवेलुएट करती हूँ, तो वहां पर मुझे ये भी पता चलेगा कि मैं किस हद तक कामयाब हो पाई हूँ और मुझे कितनी और कोशिशें करनी है। और बच्चा भी ये समझ पाएगा कि वो कहाँ पर कमी रह गई, वो कहाँ पर पीछे रह गया, जिसे उसे ओवरकम करना है। तो दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन, सो आंसर विल बी बी। तो आज इन्हीं 10 क्वेश्चन के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी डेली हम 10 क्वेश्चंस करें, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, लेकिन उन्हें अच्छे से समझ के करें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।